देश हित में सबसे पहले आज एक संगीन मुद्दे की चर्चा करनी बेहद जरूरी है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान भी यही कहता है। हमारे देश में किसी खास धर्म को धर्म के आधार पर कोई तरजीह नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा हो रहा है और कानूनी तौर पर हो रहा है। सरकार तरजीह दे रही है एक खास मजहब की दीनी तालीम देने के लिए। सेकुलर कंट्री के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे तथ्य जब सामने आए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछ लिया। हाईकोर्ट ने पूछा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सवाल पर यह पूछा गया कि सेकुलर स्टेट मजहबी तालीम के लिए मदरसों को फंड दे सकता है? धार्मिक शिक्षा देने वाले अन्य धर्मों के लिए कोई सरकारी बोर्ड है? मदरसों में अनुच्छेद 25 से 30 में दिए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। संविधान के अनुच्छेद 28 के हिसाब से मदरसे मजहबी तालीम दे सकते हैं। मदरसों में लड़कियों महिलाओं को पढ़ाया जाता है। तो इन सवालों का जवाब 4 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार को देना है, और यह सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछेगा। सरकार अदालत में अब जवाब दाखिल करेगी, लेकिन हाईकोर्ट के इन सवालों पर बड़े ऐतराज सामने आए हैं। कुछ लोगों ने खुद से जवाब देने की कोशिश भी की है। मदरसे की फंडिंग की बात हो रही है, तो क्या आप मुसलमान को मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो अपनी मजहबी और दीनी तालीम दे रहा है, तो क्या उसको अगर सरकार पैसा दे तो क्या ये गलत है? वो हमारे यहाँ आर्टिकल में भी इस बात की इजाज़त है हिंदुस्तान के आइन में कि वो लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो स्कूल हैं जो वो हैं उसमें हम पूरी तरीके से सब कुछ देंगे। वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर अंग्रेज़ी की और हिंदी और इंग्लिश की और NCERT की बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं। लिहाजा मदरसों को महज मजहबी तालीमात से जोड़ना मुझे लगता है ये कमुल्मी की बुनियाद पर है। तो हाईकोर्ट के सवालों के जवाब में ये दलीलें अब दी जा रही हैं। एक दलील तो ये है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। हम आपको दिखाते हैं कि इन मदरसों में क्या क्लास स्ट्रक्चर है और क्या पढ़ाई होती है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद कहता है कि यूपी में तहतानिया यानी कि प्राइमरी स्तर पर, फोखानिया यानी कि जूनियर हाई स्कूल स्तर पर 14,677 मदरसे हैं और आलिया स्तर के 4,536 मदरसे हैं। इनमें मुंशी और मौलवी परीक्षा को हाई स्कूल के बराबर का दर्जा है और आलिम को इंटरमीडिएट के बराबर का दर्जा है। अब इसमें पढ़ाया क्या जाता है वो भी देखिए। हाई स्कूल के स्तर पर भी अनिवार्य रूप से न तो गणित पढ़ाया जाता है न ही विज्ञान। ये गणित और विज्ञान वैकल्पिक सब सब्जेक्ट है, मतलब चाहो तो पढ़ो वरना ना पढ़ो, जिसे कहते हैं ऑप्शनल। और आगे की क्लास में यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट और ऊपर की क्लासेस का सब्जेक्ट देखें तो उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में ना तो साइंस है, ना मैथ्स है, ना कंप्यूटर है, ना आर्ट्स है, ना कॉमर्स है। ये सारे सब्जेक्ट दीनी यानी मजहबी तालीम के हैं। मतलब आज जब जमाना मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, स्पेस साइंस और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी का है, तो उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा मदरसों में पढ़ाई शिया सुन्नी की थियोलॉजी से होकर के तहकीकी मुताला पर खत्म हो जाती है। मदरसे दावा करते हैं कि वहां केवल मजहबी तालीम नहीं दी जाती, बाकी और कुछ भी है। हमारे मदारिस अरबिया ने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत अहम रोल प्ले किया है। इन्हीं मदरसों ने हमको IAS, IPS, डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर तक दिए। सिर्फ मदरसों को ही गवर्नमेंट फंड नहीं करती, बल्कि जो दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, चाहे संस्कृत की पाठशाला हों या और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट फ़ंड करती है। और इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं बल्कि मॉडर्न एजुकेशन भी ऑलरेडी दी जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है तो दलीलें ये भी दी जा रही हैं कि सरकारी फंड का इस्तेमाल धार्मिक आयोजनों पर तो हो सकता है, तो किसी खास मजहब की तालीम पर क्यों नहीं? हालांकि तथ्य यह भी है कि उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे धर्म की धार्मिक शिक्षा देने के लिए सरकारी फंडिंग नहीं होती है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल सिर्फ मदरसों पर 479 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि केंद्र सरकार भी मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसियों 6 अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। लेकिन भारत के संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सरकार के पैसे का खर्च किसी भी सूरत में कुरान हदीस पढ़ाने के लिए नहीं दिया जा सकता है।
अनुच्छेद के तहत दिया जा रहा होगा, पिछली सरकारों से चला आ रहा है, देश में जो परंपरागत और या कानूनी तरीके से दिया जा रहा है वो दिया जा रहा होगा। लेकिन अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने सवाल पूछा उसका जवाब अब विधिक जवाब जाएगा और विधिक सलाहकार जो वहाँ पर हैं वो उसको देंगे। वैसे सरकारी फंडिंग से चलने वाले मदरसों की संख्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 560 है, जबकि लिस्टेड मदरसे 20,000 से अधिक हैं। आप सोच सकते हैं कि 3% मदरसे सरकारी मानकों के हिसाब से खरे उतरते हैं, बाकी के मदरसे ऐसे ही चल रहे हैं। और लिस्टेड मदरसों में से ही एक मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम ने और लोगों को नौकरी पर रखने की इजाजत सरकार से मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि वैसे पिछले दिनों यूपी सरकार ने ही बताया है कि 5,000 से ज्यादा मदरसों ने सरकार के सामने खुद को लिस्ट तक नहीं किया। 5,000 मदरसे ऐसे रहे जिन्होंने इसके अंदर अपना पंजीकृत नहीं कराया और वो इससे अलग हो गए। कुल मिलाकर 100 करोड़ वार्षिक आय हमें प्राप्त हुई। इस नाते यहां आपको एक और खबर बताना बहुत जरूरी है। सरकारी खर्चे पर मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाई जाए ये मंजूर है, लेकिन देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जिहादी आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई कोर्स डिजाइन किया जाता है तो उसका विरोध होने लगता है। जेएनयू में ड्यूअल डिग्री करने वालों के लिए एक एंटी टेरर कोर्स शुरू किया गया जो ऑप्शनल है, लेकिन इस कोर्स का विरोध सिर्फ इस बात पर हो रहा है कि इसमें इस्लामिक आतंकवाद के खतरे की बात क्यों की जा रही है। जेएनयू प्रशासन एक नया कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, उसके संदर्भ में मैं अपना प्रतिक्रिया देते हुए जेएनयू प्रशासन को 2 टुक कहना चाहता हूं कि जेएनयू प्रशासन को नया कोर्स बढ़ाने के बजाय जो पहले से कोर्स हैं उनको पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस्लामी आतंकवाद आज एक वैश्विक सच्चाई है। विश्व स्तर पर ये कहीं ना कहीं आतंकवाद और काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स में एक थीम के रूप में पढ़ाया जाता है और हम इस सच्चाई से नहीं भाग सकते। ये हमें समझने की आवश्यकता है। हालांकि जेएनयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी अब इस कोर्स पर मोहर लगा दी है और अब जेएनयू में 20 सितंबर के बाद इसकी पढ़ाई भी होगी। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, दीन मजहब की पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन धर्म की बातें सही सही पढ़ाई जाए तब ना। अब आप अफगानिस्तान में ही देखिए, ये तालिबान के जितने हथियारबंद दहशतगर्द दिखते हैं इन्हें देखकर लोगों में दहशत होती है और ये खुद को मजहब का सबसे बड़ा संरक्षक भी बताते हैं। इन्होंने भी दीनी पढ़ाई की है, ये भी मदरसों में ही गए हैं, दीनी पढ़ाई करके हाथ में बंदूक उठा ली। ये अब अफगानिस्तान की सत्ता लूट चुके हैं। ये अफगानी लोगों के मन से डर दूर करने के लिए डरावनी रैलियां निकलते हैं। वहां सरकार बनाने की तैयारी भी पूरी नहीं हो पा रही है। खबर है कि अब तो सैकड़ों हजारों झंडे भी सिले जा चुके हैं। कब्जे के 17 दिन हो गए हैं, लोगों को तालिबान सरकार का इंतजार है और तालिबान है कि अभी पंजशीर में गोला बारूद इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। वहीं अंजाम होता है जब धर्म की शिक्षा में सामाजिक और वैज्ञानिक चेतना का इस्तेमाल नहीं हो तो मदरसे क्या यूनिवर्सिटी से भी तालिबान ही निकलता है? तो क्या ऐसी सोच मदरसों से निकलती है? और ऐसा सिर्फ दूसरे देशों में नहीं हो रहा है, अब तो भारत में भी चंद लोग ऐसे पाए गए हैं जो तालिबान की आतंकी हरकतों को जायज ठहराना चाहते हैं। हजारों बेगुनाहों का नरसंहार करके सत्ता काबिज करने को असली ताकत समझते हैं। सत्ता लूटकर महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार करने को सही मानते हैं। ऐसी तालिबानी मानसिकता वाले लोगों को नसीरुद्दीन शाह ने सावधान किया है। नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें भारत के तमाम मुसलमानों को आईना दिखाया गया है जो तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आपको नसीरुद्दीन शाह का वो बयान आज जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें नसीरुद्दीन शाह खुद कह रहे हैं कि भारत में जो भी मुसलमान है जो तालिबान का समर्थन कर रहा है, तालिबान की सोच का समर्थन कर रहा है, तो उन्हें बताना यह बहुत जरूरी है कि यह तालिबान बदला हुआ तालिबान नहीं है, यह वहशियत का तालिबान है। और कोई वहशियत का समर्थन कैसे कर सकता है? जिस तरीके से तालिबान लौटा है, ये तालिबान उसी वहशीपन को लेकर के आएगा। और जो मुसलमान खुद को इनका समर्थक बता रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं, वो इस्लाम के संरक्षक नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का
उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह तालिबान का जिस वहशीपन का जिक्र कर रहे हैं वो दहशत पूरी दुनिया देख चुकी है और कुछ हद तक अब भी देख रही है। अगर आपको यकीन नहीं हुए तो लोगों से पूछिए जो तालिबान के खौफ में आज भी अपना सब कुछ छोड़ करके भाग रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान लोगों को भरोसा दिलाना चाहता है कि अब वो नरसंहार नहीं करेगा। अफगानिस्तान की सड़कों पर घूम घूम कर तालिबान यकीन दिलाना चाहता है कि उसके राज में औरतों और बच्चियों पर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन तालिबान को झेल चुके, तालिबान को देख रहे और तालिबानी सत्ता को महसूस कर रहे अफगानियों को इस तालिबान पर ही भरोसा नहीं है। अफगानिस्तान से पलायन की ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि भले ही काबुल के एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसर गया हो, लेकिन पलायन की सूरत और अफगानियों की मुसीबत कम नहीं हुई है। इस तालिबान के खौफ की कहानी अगर सुननी है तो आप अफगानी चैनल टोलो न्यूज की उस एंकर की जुबानी सुनिए। When he came at the first, I just sit like this. I just have my scarf like this, like because they don't want like this, no? I do like this. Then I see for my all of body what's there is nothing is bad, like I just always wear the very long clothes. Always I wear the long clothes in the studio. बेहिश्ता बताती हैं कि उस दिन तालिबानी अचानक उनके स्टूडियो में घुस आया था और इंटरव्यू देने के लिए कहने लगा था। The moment the Taliban don't accept, so when a group of people don't accept you like a human, they don't have any good picture from you on her mind, on his mind. So it is believe it is so difficult. 23 साल की बेहिश्ता की मलाला ने मदद की और 24 अगस्त को ही बेहिश्ता अफगानिस्तान से जान बचाकर निकल गई। लेकिन हजारों लाखों अफगानी अब भी तालिबानी अमीरात में फंसे हुए हैं और उन्हें भागने से रोकने के लिए तालिबान की बदरी स्पेशल फोर्स घूम घूम कर लोगों को भरोसा दिला रही है। دفاتر، دکان، شرکت‌ها باید فعالیت خود آغاز کنه و هیچ نوع ترس از کسی نداشته باشه. ما شب و روز زحمت میکشیم برای تامین امنیت همشهری‌های خود و باید هیچ نوع تشویش نداشته باشه. तालिबान की इन बातों पर खुद अफगानियों को ही भरोसा नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से पलायन का सिलसिला जारी है। ये और बात है कि पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में ये अफगानी पैदल जाकर नहीं घुस पा रहे। इन अफगानियों को रोकने के लिए तुर्की ने तो बाकायदा दीवार ही खड़ी कर दी है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात देश के एक और खतरे की। देश के लोग सेहत के मोर्चे पर कोरोना का खतरा झेल रहे हैं। एक और कोरोना की दूसरी लहर अब भी केरल में कोहराम मचा रही है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बुखार जानलेवा बन चुका है। मथुरा में अब तक बुखार की वजह से ही 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि कासगंज में 3 लोगों की मौत के बाद हड़कंप है। तो वहीं फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार की वजह से 50 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा बुखार की कहर के बीच सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने और प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाया है।
लेकिन देश हित में हम आपको राजनीति की गलियों में न ले जाकर ये बताएंगे कि आखिर ये समस्या है क्या और आप इससे कैसे लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। घर पर लटका ताला, गलियों में सन्नाटा और अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार। कोरोना के कहर के बीच उत्तर प्रदेश में मथुरा से लेकर फिरोजाबाद और कासगंज तक जानलेवा बुखार का कहर टूटा है। बुखार के कहर के बीच मथुरा में प्रशासन चौकस है। डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया और दिमागी बुखार के बढ़ते खतरे के बीच लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मथुरा के करीब 8 गांवों में बुखार का कहर टूटा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार टेस्टिंग और ट्रेसिंग में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम्स जो हैं वो अनवरत 24 घंटे वहाँ पर कार्यरत हैं, जहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से रिलेटेड या हाई फीवर से रिलेटेड जो हमारे ग्रामीण हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, वो सब लोग आ रहे हैं। उनका इलाज पर्याप्त मात्रा में अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो पंचायती राज विभाग की टीम है, उनके द्वारा साफ़ सफाई का एक बृहद अभियान इन सभी गाँव में किया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गाँव में जाकर दौरा कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में एकत्रित किए गए पानी को ना रखें और मच्छर और गंदगी से दूर रहें। गांव में मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन बुखार के कारण हुई मौतों ने सबको डरा कर रख दिया है। मथुरा में हमारे शहर के जो है 2 ब्लॉक हैं, जिनमें एक फरे ब्लॉक है, मथुरा ब्लॉक है, मेनली अफेक्टेड है। इनके गाँव अफेक्टेड है। टोटल 8 गाँव हमारे अफेक्टेड है और इनमें लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं जिस प्रकार से सूचना मिल रही है। प्रशासन चौकस है, लेकिन जानलेवा होते बुखार का डर लोगों पर हावी है। बताया जा रहा है कि मथुरा के कौह गांव में इस वजह से 50 से 60 परिवार पलायन को मजबूर हैं। लेकिन मुश्किल सिर्फ मथुरा की नहीं, कभी सर्द तो कभी गर्म होते मौसम की वजह से झांसी में भी बुखार का कहर टूटा है। बच्चों से लेकर बड़े तक बुखार और सर्दी जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ अस्पतालों में रोजाना 150 से 200 लोग वायरल फीवर के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में हो रही इन मौतों के पीछे कई तरह के बुखार बताए जा रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइप्स, यानी कि कई तरह के बुखार हैं। इसके पीछे कई वजह भी है और ऐसे में कई तरह की सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर पूरा ढका हो। आसपास की साफ सफाई रखिए, इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे इस मौसम में ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। ताज़ा और सादा खाना खाएं, उबला हुआ पानी पिएं। बुखार आने पर फीवर चार्ट बनाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स के सर्वे में देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया के सर्विलेंस कैपिटल का दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली में हर 1 वर्ग मील पर 1826 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यानी दिल्ली के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में औसतन 4747 कैमरे लगे हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। जबकि इस लिस्ट में चेन्नई दुनिया का तीसरा शहर है। चेन्नई में हर 1 वर्ग किलोमीटर पर 1583 से ज्यादा कैमरे लगे हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों को यह भरोसा है कि उनका मकान, दुकान, दफ्तर सुरक्षित है। लेकिन अगर आप भी यही सोचते हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि आप सीसीटीवी के इस सुरक्षा कवच में लग रही सेंध से शायद अनजान हैं। अब सीसीटीवी भी नहीं, सुरक्षा की गारंटी। अब सीसीटीवी के सुरक्षा कवच में सेंध। जी हां, आप इस सच्चाई से अनजान हैं, लेकिन सच यही है कि अपने कीमती सामान, अपने घर और दफ्तर के लिए जिन कैमरों को आप इंस्टॉल करवाते हैं, अब इंटरनेट की दुनिया में उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर देश का कोई दूसरा शहर, जानकारी के मुताबिक देश में 1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंटरनेट पर हैकर्स लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं।
यानी आप अपने दुकान या दफ्तर में जिस वक्त कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं या फिर कोई पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो हो सकता है कि कोई साइबर अपराधी ठीक उसी वक्त पर आपको देख रहा है। जी न्यूज की टीम को जब इस बात की जानकारी मिली तो हम पड़ताल के लिए दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में पहुंचे, जहां एक दुकान की रखवाली के लिए दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था। अभी हम दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में, मेरे दाहिने ओर में जो आपको सीसीटीवी कैमरा लगा यहाँ पे दिख रहा है, इस सीसीटीवी कैमरा को लगवाया इसलिए गया था ताकि पैनी नज़र बनी रहे सामान के ऊपर, दुकान के ऊपर, और कोई भी ऐसा व्यक्ति खिलवाड़ ना कर पाए, ताकि पूरी तरह से जिस समय दुकान बंद हो या फिर जिस समय ये अपनी दुकान पर ना हो उस समय इस अपनी पूरी दुकान का वो यहाँ पर निगरानी कर सकें कि यहाँ पर कहीं कोई अनधिकृत व्यक्ति तो नहीं आया है। लेकिन अब आप ये देखिए, ये आप देखिए, ये एक वेबसाइट है जिसको हम लोगों ने खोल रखा है, आपको हम दिखा रहे हैं। ब्लैक शर्ट में आपको ये हम दिखाई देंगे, उसके साथ में आप देख सकते हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान जी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख लीजिए। ये आपको तस्वीरें जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसे इंटरनेट पे ऑनलाइन स्ट्रीम करा जा रहा है। इस सीसीटीवी विजुअल को ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से तस्वीरों में कि लगातार ये ऑनलाइन स्ट्रीम हो रहा है ये विजुअल, और वो भी रियल टाइम स्ट्रीम हो रहा है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो देखा आपने कैसे जिस वक्त हमारी टीम इस सीसीटीवी के सामने मौजूद थी, ठीक उसी वक्त इंटरनेट पर ये तस्वीरें भी वायरल हो रही थी। बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह से आपके पर्सनल सीसीटीवी कैमरे को हैक करके ऑनलाइन स्ट्रीम कर रही है। इसमें insacam.org नाम की वेबसाइट प्रमुख है। insacam.org पर इस समय भारत के अलग अलग शहरों के 90,000 से ज्यादा पर्सनल सीसीटीवी लाइव स्ट्रीम किए जा रहे हैं, जिसका उस सीसीटीवी के मालिक को पता तक नहीं है। सिर्फ एक ऐसी वेबसाइट थी, जब मैं इस तरह की रिसर्च कर रहा था, उस पर 90,000 कैमरे भारत की एक्सेस किए जा सकते थे। अब अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा खतरा है। 90,000 कैमरे बिना किसी पासवर्ड के आराम से आप एक्सेस कर पा रहे थे ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट प्लेसेस में, जिसमें ऑफिसेस थे, जिसमें घर थे, जिसमें रोड्स थी, जिसमें कई सारे ऐसे सेंसिटिव संस्थान थे जहां पर कैमरा इस तरह से लगाया गया था कि जो व्यक्ति लैपटॉप पर काम कर रहा है या कंप्यूटर पर काम कर रहा है, आप उसकी उंगलियां तक देख सकें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.